नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस के क्षेत्र में और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2023 में किस प्रकार से देश हमारा आगे बढ़ेगा और किस प्रकार से भारत तरक्की करेगा और क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा। दोस्तों दुनिया के देशों ने भविष्यवाणी की है, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है वो इंडिया की है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ल्ड में अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी है वो भारत की, और भारत तरक्की कर रहा है। उसके दो कारण हैं दोस्तों। एक तो रशिया यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री और बाकी सब कंट्रियाँ, चाइना, पाकिस्तान, हाँ चाइना में क्या है, कोरोना है, पर चाइना और भारत दोनों एक ही स्तर पे, चाइना और भारत दोनों खरीद रहे हैं रशिया से तेल, और वो पड़ रहा है भारत को सस्ता। और सबसे ज़्यादा भारत का पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो होता है तेल के खरीदने में। सबसे ज़्यादा हम जितना रुपया पूरा देश कमाता है उससे कई गुना हम केवल तेल खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो तेल की बचत के कारण हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप देख सकते हो जीवन में देश के ऊपर तेल का कितना ये रहता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे, अगर हम अमेरिका और नाटो कंट्री के साथ रहते और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बीच में नहीं रखता, ना रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ अगर वो अपसेंट नहीं करता, तो भारत को भी 150 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर तेल लेना पड़ता। आपको किसी को अच्छा नहीं लगे या किसी को बुरा लगे, ये मैं नहीं, ये पर सच्चाई आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि पड़ोसी पाकिस्तान ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने भी बहुत महंगा तेल खरीदा, इसलिए श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, और चाइना की हालत भी ख़राब है। यहाँ तक कि जो विकसित कंट्रियाँ हैं, अब जर्मनी, जापान, फ्रांस की तरह इंग्लैंड, और इंग्लैंड की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई है। और अमेरिका इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि अमेरिका ये नाटो कंट्री को 4 गुना प्राइस पर तेल बेच रहा है, इसलिए अभी केवल अमेरिका और इंडिया ही 2 कंट्री ऐसे जो तरक्की कर रहे हैं। एक चाइना भी करता, पर चाइना में क्या हुआ दोस्तों, कोविड आ गया। कोविड-19 के कारण चाइना में पूरा लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के कारण चाइना पूरा बंद है। इसके कारण चाइना ने तरक्की नहीं की, वरना भारत के आगे चाइना होता। दोस्तों हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी। जिस इंग्लैंड ने 200 साल भारत पर राज किया था, केवल 76 साल में भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया है। और हम भारत से आगे इंग्लैंड था, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले हम 12वीं बड़ी इकोनॉमी थे दुनिया की, और हम 5वीं पोजीशन पे आ गए। तो आप सोच सकते हो कि हमने 2014 से 2025 पहले भी इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी, 1990 से फास्ट ग्रो करने लग गई। जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब मंदी आई थी तब से भारत ग्रो करने लग गया था, और उसके दरमियान मनमोहन सिंह जी के बाद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी भारत ने ज़बरदस्त तरक्की की, और भारत अब आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट खरीद के लिए सेना ने प्राइवेट कंपनी के लिए RFI जारी की है। दोस्तों ये हेलमेट सिख सैनिकों के लिए बनाया गया है, और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम MKU है, वो एक डिज़ाइन को विकसित किया है, और इसका नाम है कावरो SH111T बैलिस्टिक हेलमेट, जो विशेष प्रकार की तकनीक से बनाया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो सिख भाई हैं हमारे, जो सेना में बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और बहुत ही जज्बे के साथ लड़ते हैं, उन सिख भाइयों के लिए कोई भी हेलमेट नहीं होता था। वो हमेशा खुले सिर या पगड़ी के बलबूते पर ही गोली चलाते थे, और उनकी गोली सिर में लगने से उनको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मौत हो जाती थी, शहीद हो जाते थे, तो सिख सैनिकों के लिए हमारी एक प्राइवेट कंपनी ने सोचा है, और उन्होंने एक हेलमेट बनाया है जो पगड़ी के ऊपर इस शेप से होगा, जो पगड़ी के ऊपर सेट हो जाएगा, और ऊपर दूरबीन लग सकता है, कैमरा लग सकता है, और रात को देखने के लिए नाइट विंग हो सकता है, जो नाइट में देख सकता है और गोली चला सके। तो दोस्तों भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आए दिन हमारे सैनिक जो आतंकवादियों से लड़ते हैं और उनमें हम मौत हो जाती है।
मतलब शहीद हो जाते हैं। दोस्तों अगली टेक्नोलॉजी अब आपको बताता हूँ मैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ डेवलप रिसर्च ये केंद्र होता है, जो केंद्र की एक जो परीक्षण करने की हथियारों के मामले में डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर जो नई दिल्ली में है डीआरडीओ। इसमें क्या होता है दोस्तों, साइंटिस्ट होते हैं और हथियार जो हम भारतीय मेक इन इंडिया के तहत, मतलब भारतीय हथियार जो हम बाहर से नहीं खरीदते, मिसाइल का परीक्षण पहले डीआरडीओ ही करता है, उसके बाद सेना को दी जाती है। या कोई भी राइफल है या कोई भी टैंक है या लाइट टैंक है या कोई ड्रोन है, एवरीथिंग, या कोई एयरक्राफ्ट है जैसे तेजस एयरक्राफ्ट है, तो डीआरडीओ, एचएएल, एडीए इस तरह की संस्था और साइंटिस्ट होते हैं जो मिलकर ये बनाते हैं। तो हमारे दोस्तों हमारे साइंटिस्ट ने गन ऑन ड्रोन तकनीक विकसित की है। गन ऑन ड्रोन मतलब दोस्तों जो राइफल होगी, राइफल के नीचे जहाँ से ग्रेनेड लॉन्च किया जाता है, ग्रेनेड लॉन्च की जगह ड्रोन रख दिया जाएगा और वो ड्रोन लॉन्च कर देगा सैनिक, और वह जाके एनिमी आतंकवादियों के ऊपर गिर जाएगा। और बाकी आजकल है, इनको कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। कामिकाजे मतलब सुसाइड, वह ड्रोन जो खुद ब्लास्ट होता है और अपने साथ ब्लास्ट होके 10-15 लोगों को ले बैठता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि तालिबानी और आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी एक अपना बंदा तैयार करते हैं, उसके पूरा बम लगा देते हैं RDX, और उसको पूरा बम से पैक कर देते हैं। फिर वो जाता है, खुद भी फटता है और लोगों को भी मार देता है, जैसे किसी को भी मारना हो। पाकिस्तान की फौज पर अटैक करते रहते हैं। तो इस प्रकार से सुसाइड ड्रोन बनाए, जो ड्रोन क्या है, ऊपर से नज़र रखता है आतंकवादियों के ऊपर और दिख जाए कि आतंकवादी यहाँ या हमला करने वाले हैं, या कहीं छुप के आतंकवादी बैठे हैं, तो उनको देख के ऊपर से वो खुद ही ड्रोन है जो उनके ऊपर गिर जाएगा, और ऊपर गिरते ही उनको भी ब्लास्ट कर देगा और आतंकवादियों को भी मार देगा। दोस्तों ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत में बहुत ज़बरदस्त आगे निकल रही है। हम बड़े बड़े UAV बना रहे। दोस्तों आपको बता दूं कि एक जो ट्रक की साइज का एक ड्रोन होता है, ड्रोन इतना बड़ा होता है, एक ट्रक से भी 2 गुना बड़ा, उसको UAV कहते हैं। और वो इंडिया बना रहा है, जिसका नाम तपस है, और उससे मिसाइल फायर कराई दी जाएगी। दोस्तों अगली बात है कि इसमें ड्रोन, ये तकनीक जो विकसित की है डीआरडीओ ने और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर, इससे पहले एक तकनीक और विकसित की थी, उसका नाम है एक्सोस्केलेटन सूट। ये जिसे सैनिक की शक्ति कवच के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक्सोस्केलेटन सूट जो सैनिक होता है वो खुद पहन लेता है। ये युद्ध हताहतों की संख्या को कम करता है, और ये सूट मुख्य कार्य सैनिक की ताकत और सहनशीलता बढ़ाने में काम आता है। इसको सैनिक अच्छी तरह से पहन लेता है, और रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार से होती है वो बक्कल होता है और ऐसे वो पहन लेता है। इसे हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। उस टेक्नोलॉजी के कारण अगर सैनिक को बहुत मतलब 100 किलो का वजन भी उठाना पड़े तो सैनिक आराम से उठा लेगा। उसकी पीठ पर कोई तकलीफ, दर्द नहीं आएगा, उसके घुटनों पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि वो रोबोटिक सिस्टम होगा। जिस प्रकार से रोबोट काम करता है तो वो भी हमारे सैनिकों को दी जा रही है दोस्तों, क्योंकि हमारे सैनिकों को फ्यूचरिस्टिक बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई सैनिक उस जगह हादसा हो जाता है और किसी सैनिक को उठा के लाना हो तो 10 किलोमीटर चलने हो तो इतना कोई चल पाता है क्या, जंगलों में से लेके आना हो, तो उसके लिए ये काम किया गया है। दोस्तों अगली जो मैं आपको ये मतलब सिंपल भाषा में, क्या आपको समझ में आएगा या नहीं, पर मैं बता ज़रूर देता हूँ। दोस्तों अगली जो टेक्नोलॉजी के इसी के संदर्भ में विकसित की है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, ये वह मशीन होती है जो बिना किसी आदमी की सहायता से स्वतः काम करे। जैसे हम वॉशिंग मशीन में बटन दबा देते हैं, बटन दबाने के बाद वो खुद धो देती है और कपड़े को झंगोल भी देती है, उसके बाद सुखा भी देती है। तो वो खुद को सोचने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की बुद्धि होती है। एक प्रकार से इसको दिमाग कहते हैं, कृत्रिम दिमाग। एक तो होता है मानव का दिमाग, एक होता है रोबोटिक दिमाग, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। तो हमारे क्या एयरक्राफ्ट में
ये आर्टिफिशियल फाइटर जेट में काम आएंगे। तो फाइटर जेट में क्या होगा, जैसे उसमें कोई पायलट नहीं होगा तो वो उड़ रहा होगा, तो उड़ते उड़ते उसने किसी चीज़ को देखा, राडार की मदद से देखेगा, डिस्प्ले में वो चीज़ आएगी और उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसके एल्गोरिथम से वो सोचेगा क्या इसको मारना है या ये भारत का सैनिक है या आतंकवादी है, उसको पहचान करके वो मार सकता है। इसको दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। DRDO दोस्तों भारत के साइंटिस्ट बहुत ही कम, आपको मैं बताऊंगा कि एक हॉलीवुड की पिक्चर के बजट के में हमने चंद्रयान भेज दिया था। तो भारत की जो इसरो है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, DRDO तो हथियार सैनिक के क्षेत्र में काम करती है, मतलब हथियार, जैसे हमारे कोविड के टाइम में उन्होंने ऑक्सीजन के लिए एक जनरेटर मशीन बनाई थी, तो इस प्रकार से सेना के लिए काम करती है। पर इसरो है वो अंतरिक्ष पूरे देश के लिए काम करता है, तो वो कम पैसे में सैटेलाइट ले जाने में माहिर है। तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे क्या है कि आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि हमारा मजाक उड़ाया गया था जब हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट और वो बैलगाड़ी पे मतलब रॉकेट को ले जा रहे थे, रॉकेट के पार्ट्स को, कोई साइकिल पे ले जा रहा था आगे वाला, तो वो अभी भी फोटो है गूगल पे आप देख सकते हैं। तो वो हमारी मतलब चाइना ने और अमेरिका ने मजाक उड़ाया था, ये भी क्या रॉकेट पहुंचा सकते हैं, यह भी क्या मंगल पर चांद पर जाने वाले हैं दिख रहे हैं, ये तो सपेरों का देश है भारत, क्या आगे बढ़ेगा। आज दुनिया की 160 मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO इंडियन है, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ITI में मतलब स्टार्टअप इंडिया में है, जो यूनिकॉर्न भी अमेरिका से ज़्यादा बनने वाले हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जो स्टार्टअप 1 बिलियन से ज़्यादा होता है। आजकल हमारे देश में लड़के IIT करके नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी पहले कर रहे थे, इसलिए वो 160 मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO हैं और अब खुद की कंपनी खोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ मतलब DRDO ने इस साल ही 1500 स्टार्टअप से 2003 के बाद हाँ शायद इस साल ही 1500 स्टार्टअप के साथ काम किया है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की है। तो भारत बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत की जो कॉलेज हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको खुशी होगी, अमेरिका और लंदन के कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान है, पर इंडिया के कॉलेज में एडमिशन रैंक परसेंटेज की बहुत हाई होती है। तो मतलब यहाँ जब अमेरिकन को यह बात पता चली तो उनको आश्चर्य लगा और किसने विश्वास नहीं किया। फिर यहाँ आके उनके स्टूडेंट ने चेक किया तो उनका नंबर मतलब कहीं लास्ट तक भी नहीं आ रहा था। इतने बुद्धिमान और इतने महारथी विश्व गुरु टाइप के लोग भारत में हैं, तो भारत किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों भारत की शक्ति को कम आंका गया था, भारत पहले भी ताकतवर था, पहले भी पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क 2 कौड़ी का जो यूपी से छोटा देश है वो आकर भारत को डरा जाता था। चाइना ने अक्सर चीन छीन लिया, अब भारत डरने वाला नहीं, अब सशक्त भारत है, मजबूत भारत है। दोस्तों अगली खबर है, DRDO के साइंटिस्ट ने रेड रोसो साइबोर्ग विकसित किया है जो सैन्य अभियानों की मदद करने के लिए। दोस्तों एक रोबोटिक्स DRDO ने एक चूहा विकसित किया है जो रोबोट का होगा और उसमें मतलब इस प्रकार के टेक्नोलॉजी दी जाएगी कि वो मतलब जैसे आतंकवादियों के अड्डे हैं तो वो चूहा चला जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा, वो सोचेंगे कोई चूहा है, पर उसके आगे कैमरा लग रहा होगा, राडार होगा और समय आने पर वो ब्लास्ट भी हो सकेगा। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी विकसित की जा रही है। दोस्तों हमारे कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट मतलब CVRDE ये भी एक संस्था है दोस्तों, जो ये आर्मी के व्हीकल होते हैं उन पर काम करता है, जैसे टैंक बनाना हो इस प्रकार में काम करता है। तो DRDO तो है ही है, मैंने आपको कहा सेना के लिए साइंटिस्ट परीक्षण करते हैं, और ये CVRD जो सेना के टैंक के मामले में काम करती है, ये भी एक संस्था है। ये दोनों और अशोक लेलैंड ने मिलकर 600 HP इंजन, 600 हॉर्स पावर का इंजन, मतलब हमारे कारों में लगभग 100 हॉर्स पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 50 हॉर्स पावर की कार होती है लगभग, वो भी बड़ी XUV, तो 600 HP, और ट्रकों का इंजन भी सबसे ज़्यादा भारी ट्रक का 150 HP के आसपास होता है और कुछ नहीं। तो 600 HP इंजन का
विकास किया है, जो कि हमारे इन्फेंट्री व्हीकल के लिए, मतलब जो टैंक होता है उससे छोटा होता है लाइट टैंक। टैंक होता है 50 टन का, लाइट टैंक होता है 30 टन का, 30 से 25 टन का। और जो इन्फेंट्री व्हीकल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो मतलब 10-15 लोग भी बैठ जाते हैं सैनिक उसमें, और पूरा टैंक के जैसा होता है और बाहर से कवर होता है, मतलब कोई भी मिसाइल वगैरह अटैक से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए इस इंजन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर आई है पाकिस्तान के आतंकवादियों से। पाकिस्तान खुद आतंकवादियों से लड़ रहा है, पर भारत में आतंकवादी भेजना बंद नहीं करता। दोस्तों भारतीय सरकार ने TRF, मतलब ये लश्कर तैयबा की एक नया रूप है। लश्कर तैयबा को दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन समझकर प्रतिबंध कर दिया था। तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट, मतलब TRF मतलब T का मतलब द, R का मतलब रेजिस्टेंस, F का मतलब फ्रंट। तो इस नाम से ये संगठन लॉन्च किया और इसका कमांडर है मोहम्मद आमीन, जो जम्मू कश्मीर का है शायद, और वो पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाता है, आतंकवादी भर्ती करता है। और भारत के जो दुश्मन हैं, दोस्तों आप सोचते हो कि आप खुश हो, पर जो सैनिक लड़ते हैं, जो लोग जानते हैं, जैसे रो है हमारी, वो किस तरह मुकाबला करती है ये आपको पता भी नहीं है। ये आतंकवादियों को भर्ती कर रही है और ये बम ब्लास्ट बंद करने के आए दिन, ये तो हमारे सैनिक और हमारी एजेंसियाँ इतनी ताकतवर है कि उनके हर प्लान को फेल कर रही है। तो अब आतंकवादी बौखला गए हैं, तो अब क्या करें, आतंकवादी आए दिन मार रही है, सेना ऑल आउट चल रहा है, मिशन सफाया हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक के बाद एक को निपटाया जा रहा है। भारत वो कमज़ोर भारत अब नहीं है। तो इस प्रकार आतंकवादियों की क्या है कि अब मोदी जी ने कहा है कि अब सब निपटेंगे, आतंकवादियों की खैर नहीं है। इसलिए कोई भी जिहादी माइंडसेट या रेडिकल माइंडसेट ये भारत में भी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार के जो देशभक्त लोग नहीं हैं वो वीडियो नहीं देखे तो अच्छा है, क्योंकि वो उनका जी खुश नहीं रहेगा। दोस्तों जो इस प्रकार के जो आतंकी होते हैं, इनको ये पाकिस्तान में जो काम बेरोजगार है, अब पाकिस्तान पूरा बैंकरप्ट हो रहा है, अब क्या है उसके पास, तो इस प्रकार के लोगों को बेचारे को कहते हैं कि अल्लाह मिलेंगे, ऊपर जाओगे दूध और शहद की नदियाँ बहेगी, आपको ऊपर से नूर बरसेगा, खुशबू आएगी और आप जन्नत में जाओगे, अल्लाह आपको प्यार करेगा और आप इस प्रकार से छाती पे बम बांध के फट जाओ, खुद भी फटो और दूसरों को भी मार दो। तो इस प्रकार से आतंकवादी को बनाते हैं। इनके लिए मदरसे का यूज़ किया जाता है। ये मतलब पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे के अगली खबर में कि किस प्रकार से पाकिस्तान अब एंटी टेररिज्म पे मनोवैज्ञानिक सोच भारत से सीखने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस प्रकार से टेररिस्ट का मुकाबला करता है। भारत ने कोई भी हमला क्यों नहीं होने दिया 26/11 हमले होने के बाद। तो भारत में पार्लियामेंट अटैक हो चुका है, उसके बाद सरकारें सोती रही, 26/11 हमला हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान के दरिंदे खुले घूमते रहे, उन दरिंदों को कभी कुछ कहने वाला नहीं मिला। तो अब वो नहीं है, अब अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं और एयर स्ट्राइक भी करते हैं बालाकोट, और वही इजरायली बम डाल के आते हैं। तो दोस्तों अगली खबर बहुत अच्छी है। मैंने आपको कहा कि भारतीय नौसेना के पास अब फाइटर जेट पुराने हो गए हैं, और दूसरा कारण ये है कि हमने नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया है, उसका नाम है विक्रांत। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में बहुत बड़ा एक सड़क के जैसी, मतलब जो पट्टी होती है हवाई पट्टी, उसकी तरह उस पर पट्टी बनी होती है और बहुत बड़ा जहाज़ होता है जो कम से कम 25 मंजिला 26 मंजिला इतना बड़ा होता है। लगभग 22,000 करोड़ 25,000 करोड़ की लागत से बनता है। तो उस पर विमान उतर सकते हैं और विमान को उड़ने के लिए वो चाहिए, पट्टी चाहिए उड़ान के लिए, उनको दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ने के लिए उनको जगह चाहिए।
तो उसके लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाता है, क्योंकि समुद्र में दूर दूर तक अगर किसी पे हमला करना हो तो वहाँ तो कोई ज़मीन नज़र ही नहीं आती। अब 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर अंदर चले गए फिर, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10 साल लगते हैं दोस्तों, इतना बड़ा होता है। उसको छोटी मोटी एक सिटी के जितनी एक छोटा मोटा शहर होता है उतनी बिजली खर्च करता है वो। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों उसके लिए हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की, और मुलाकात करके दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत साझेदारी की बात की। इंडो पैसिफिक क्या है दोस्तों? जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो भी एरिया है उसको इंडो पैसिफिक कहा जाता है, मतलब भारत के नाम पर इंडिया इंडो पैसिफिक। तो अब अमेरिका भी इंडो पैसिफिक में आता है, फ्रांस भी इंडो पैसिफिक में आ रहा है, और सबको अब भारत के पास आना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ से ही होके जहाज गुजरते हैं। और यहाँ पे क्या हो रही है? चाइना की दादागिरी। चाइना दूसरे देशों के जो दोस्तों मतलब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जहाज और तेल के बड़े बड़े कंटेनर जहाज जाते हैं, तो उनके लिए ये एरिया है। तो भारत तो सबकी हेल्प करता है, पर चाइना परेशान करता है, तो चाइना केवल भारत से ही डरता है, इसलिए सभी भारत के पास आ रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो अमेरिका भी आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने क्वाड बनाया, इसलिए भारत के साथ रहकर अमेरिका भारत का सपोर्ट करने लगा और बोला भारत के साथ साझेदारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ साझेदारी कर रहा है, 2+2 फ्रंट वार्ता कर रहा है, और इधर से जापान भी कर रहा है। तो हम सऊदी अरब अमीरात के साथ भी ये कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया के साथ भी कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान कहता था इन मुस्लिम कंट्रियों को भारत के साथ मत जाना, वो पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहे हैं और भारत के साथ आके बैठ रहे हैं। और मोदी जी जब आए थे तब लोगों ने कहा था ये तो मुस्लिम कंट्री से सारे व्यवहार खराब कर देगा, इसका तो कोई दोस्त नहीं बनेगा। सारे हाईएस्ट अवार्ड ही मुस्लिम कंट्री ने दिए उनको, मतलब जो काम करता है उनको कहना चाहिए। एक तो मनमोहन सिंह ने, एक मोदी जी ने, और एक कोई प्रधानमंत्री थे साउथ के, उनका नाम याद नहीं आ रहा, इन तीनों ने मिलकर दमदार काम किया है। ये मैं नहीं कहता, फॉरेन पॉलिसी विश्व की राजनीति कहती है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहता हूँ, जो न्यूज़ है वही है दोस्तों। तो उसके लिए रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा की और संस्कृति पर भी चर्चा की। संस्कृति इसमें इसलिए दोस्तों कि इमैनुअल मैक्रोन ने जो महाकाल कॉरिडोर बनाया गया 750 करोड़ का, उसमें 100 करोड़ फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत में महाकाल मंदिर के लिए दान किए। वो एक क्रिश्चियन होकर महाकाल मंदिर के लिए दान किए, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और फ्रांस से भारत एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, तो उस संदर्भ में भी बात की कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी भारत लेगा, किस प्रकार से भारत को अब रेट होगी, और इस मामले में और बहुत सी चर्चा करते हैं दोस्तों। अगली खबर है, तालिबान ने चीन के साथ तेल उत्पादन समझौता किया। दोस्तों तालिबान केवल अभी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और तहरीके तालिबान जो तालिबान का ही बेटा है, उसको मतलब छोटा संगठन कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में धूम मचा रहा है आतंकवाद की। तो पाकिस्तान परेशान है, और चाइना भी तालिबान से डर रहा है। अब तालिबान ने धमकी दी चाइना को, भारत के तो साथ सलाम ठोक रहा है। अब ये भी आश्चर्य की बात है, सब कह रहे थे कर ये तो मोदी जी है ना, ये आतंकवादी ये हो जाएगा न वो हो जाएगा, ये सैल्यूट ठोक रहे हैं। क्या पता मतलब अजीत डोभाल ने क्या गोटी फीट की है। भाई सोगन, अजीत डोभाल इतना ज़बरदस्त आदमी है, आपको पता चलेगा कि वो मतलब 20 साल पाकिस्तान में रहे और 2-3 शादियाँ कर ली, कितने बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने, तब पाकिस्तानियों को पता नहीं चला। इतने खतरनाक वो जासूस है, और भारत में आके अभी चीफ सिक्योरिटी ऑफ अधिकारी की पोस्ट ले रखी है। तो बहुत बड़े वाले मास्टरमाइंड आदमी है अजीत डोभाल, और डोभाल की जो स्ट्रेटेजी है उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी आतंकवादी नहीं छुप सकता। तो दोस्तों पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक को समझने की ज़रूरत है।
अब दोस्तों क्या हो रहा है, पाकिस्तान एक तरफ से बैंकरप्ट हो रहा है, दूसरी तरफ से तालिबान हमला कर रहा है और तीसरी तरफ से तहरीक-ए-तालिबान हमला कर रहा है दोस्तों। और भारत ने भी चौथी तरफ से कह दिया कि हम पीओके लेंगे। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक की तरफ कश्मीर है उसे लेंगे दोस्तों। हमारे पास आधा कश्मीर ही है, आधा कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है। पहले हमारी ये समस्या थी कि पहले पाकिस्तान हमारा वाला कश्मीर भी लेना चाहता था, पर अब पाकिस्तान का कश्मीर भारत लेने की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान डर गया और अमेरिका के पास गया और अमेरिका को बोला कि भारत तो हमारे ऊपर हमला बोलना चाहता है और कभी भी हमला कर सकता है। तो मोदी जी ने कहा हमारे को लाहौर नहीं चाहिए, हमारे को तो केवल पीओके चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके। तो दोस्तों उस पीओके में ऑटोमेटिक ही करिश्मा देखो, मतलब जो ज़मीन खरीद रही थी सेना वहाँ पर रेटों को मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और बाकी कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। तो पीओके को उनको पता चल गया कि भारत कभी भी हड़प कर सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सेना के जवानों को वो ज़मीन अलॉटमेंट कर रहे हैं और उनको बसा रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान दिमाग लगा रहा है, पर उसके लिए वहाँ पर मतलब विरोध हो रहा है और संगठन तैयार हो रहा है और नारेबाजी कर रहे हैं और वो धरना दे के बैठे हुए हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ वो यहाँ देखते हैं कि इस कश्मीर में तो विकास हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, धारा 370 हट गई है, आतंकवाद का नाम नहीं, टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है। तो उनका भी जीव ललच रहा है कि इधर तो खाने को दाने नहीं और इधर स्वर्ग से सुंदर कश्मीर। तो वो भी मतलब मोदी मोदी आवाज़ लगा रहे। आप जानकर आश्चर्य होगा, कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लगते थे, पर पहली बार है कि कश्मीर में भारत के नारे लग रहे हैं। 2 स्टेट में, एक तो पीओके में, दूसरी बार बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग भी भारत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान हैं। दोस्तों पाकिस्तान क्या करता है, बलूचिस्तान के लोगों को उठा लेता है, यहाँ तक कि उनकी किडनी, आँखें सब निकाल के बेच देता है। और जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर वो फ्री में इतना इलाज नहीं करा पाते हैं, महंगा खरीद नहीं पाते हैं किडनी वगैरह, तो वो इन बलूचिस्तान के लोगों से ब्लड निकाल लेते हैं। इतना मतलब अत्याचार कर रहे हैं दोस्तों। एक हिंदू औरत थी, उसका में अभी भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं है। उसका पहले तो 4 मुस्लिमों ने मिलकर बलात्कार किया पाकिस्तान में, और उसके बाद उसकी खाल उतारी गई, और उसकी खाल उतार कर मतलब उसको, अब आप देख लो कि पूरी खाल उतार दी और उसकी खाल में भूसा भर के लटका दिया। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। और पूरी दुनिया क्या कहती है कि भारत में मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अरे भारत जैसा मुल्क तो कभी बोलो ना मुसलमान को कि पाकिस्तान जाके रहे, अफ़गानिस्तान जाके रहे, कोई नहीं रहेगा। भारत छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि भारत जैसी शांति और सौहार्दपूर्ण जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। और एक और पाकिस्तान के लिए ख़राब खबर रही है, और ये भी मतलब न पाकिस्तान के पत्रकारों ने ये किया है, ये पूरी दुनिया की लिस्ट निकलती है दोस्तों। पूरी दुनिया क्या वॉच करती है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ होती है तो वो वॉच करती है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स के मामले, ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन के राइट्स जो भी कानून होते हैं उनको किस प्रकार से दबाया जा रहा है। पत्रकारिता, भारत में पत्रकार कैसे हैं, प्रधानमंत्री को और कुछ पूछ लेते हैं, मुख्यमंत्री को कुछ भी पूछ लेते हैं, हर किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं। पत्रकार को कोई डर नहीं है, जो आए जो बसते हैं, किसी को डांट देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। 2003 के बाद 93 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया, और शाम को उनको फ़ोन आ जाता है, भाई कम बोलना थोड़ा इस सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलना, वरना चमड़ी तोड़ देते हैं सेना। तो इसमें मतलब पत्रकारों के लिए पाकिस्तान सबसे खतरनाक देशों में से एक है। खुद पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पत्रकार के लिए सबसे, उनको पूछा गया तब उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारे लिए सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। अब ये हाल है। और दोस्तों अंत में एक और मैं खबर देना चाहता हूँ, वो बहुत दुखदाई है। अयोध्या, जी हाँ, अभी श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना भी नहीं है, और अयोध्या में अलकायदा के आतंकियों ने निशाने पर राम मंदिर में कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि उसी जगह मस्जिद बनाएंगे, राम मंदिर को उखाड़ के फेंकेंगे और उसी जगह
मंदिर बनाए। दोस्तों ये अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और तहरीक तालिबान और ये सब आतंकवादी है, पर इनके अलग अलग संगठन है, ये संगठन के नाम है। तो ये दोस्तों अलकायदा है। तो अलकायदा के ने ये कहा है कि भाई, और इस्लामिक स्टेट ने भी धमकी दी थी पिछली बार कि राम मंदिर अगर भारत में बनता है तो हम भारत को ये करेंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। और 26/11 हमला हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट, कितने मासूम लोगों को मार दिया था पाकिस्तानियों ने। दोस्तों पाकिस्तानी ये मानने से भी इनकार कर देता था कसाब उसके वहाँ का है। और हमारे देश की क्या हालत थी आप सोचो कि हमारे यहाँ की एरोप्लेन हाईजैक कर दी थी पाकिस्तान के कहने पर, अफगानिस्तान के तालिबान, और हमारे यहाँ से आतंकवादी छुड़ा दिया। आज दोस्तों अगर कोई प्लेन हाईजैक भी करे उसको 3 बार सोचना पड़ता है। उस देश का प्रधानमंत्री मोदी, मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपको लगेगा मैं भी पूरी वर्ल्ड की इंटरनेशनल खबरें पढ़ता हूँ और उन्हीं खबरों के अंतर्गत रिसर्च करके आपको ये न्यूज़ देता हूँ, पर ये दमदार आदमी है और मैं मानूँ नहीं मानूँ दुनिया मानती है और वास्तविक बात है। अच्छे अच्छे आतंकी संगठन मतलब इसके आगे आके मतलब ये हो जाता है कि कुत्ते की मौत मारेगा, यह आदमी छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों इतनी जोरदार आतंकी संगठनों की फटती है तो गुंडे मवाली तो आप छोड़ ही दो, उनकी क्या औकात है, क्या बिसात है। मतलब आतंकी संगठन जो अमेरिका जैसे को धमकी दे देते हैं कि हम यहाँ बम ब्लास्ट कर देंगे। इजराइल, भारत ने इजराइल के साथ, मैंने आपको कहा था कि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती है और इजराइल कभी भी आतंकवादियों का काल ही इजराइल है। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत आ गई है और भारत की जितनी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और जो पहले भारत पकड़ता था ढीला रवैया लग के, अब वो सिस्टम नहीं है, टेक्नोलॉजी पूरी चेंज कर दी है। अब किस फ़ोन से बात हो रही है, कहाँ से बात हो रही है, फट से पकड़ लेते हैं। तो ऐसा कोई यूँ नहीं है कि भारत में, वरना भारत में 2014 के बाद इतने मंसूबे बनाए गए थे बम ब्लास्ट के कि मतलब मुंबई क्या हर एक स्टेट में उनका बस चले तो ये कर दे। पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की थी पर दोस्तों उनका कोई बस चल ना सका। और मुझे लगता है कि ऐसा ही भारत ताकतवर बढ़ता रहे। और आप की राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर दें आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। मैं तो आपको खबरें दे ही देता हूँ और वीडियो लंबा मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी बन ही जाता है। पर इसी तरह आपको खबरों से अवगत कराते रहेंगे और देते रहेंगे। और मेरा लास्ट में वही कहना है कि देश के पक्ष में बयान ना दो, पर देश के खिलाफ भी बयान मत देना, क्योंकि आपके बयान को उठाकर कोई भी उसको ट्विटर पर ट्रेंड कराकर गलत तरीके से देश को बदनाम कर सकता है। एक गलत बयान दोस्तों इस ताक में रहती हैं विदेशी एजेंसियां कि एक पुलिस वाले ने जो गरबा में लड़कियों को छेड़ रहा था मुस्लिम, तो उसकी सुताई की पुलिस ने, कोई गलत नहीं किया। तो उस रिपोर्ट को रविश कुमार जैसे पत्रकारों ने बाहर विदेशी मीडिया में किस प्रकार से कि मुसलमान को अकेला पाकर उस पर किया गया अत्याचार, जबकि वो कर्म क्या कर रहा था, वो गरबा में चामुंडा माता के मंदिर जैसे प्रांगण में जाकर वो ऐसे कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी ठुकाई सही थी, पर उसको दुनिया में पेश कैसे किया गया, उससे भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई कि भारत में तो अत्याचार होते हैं। तो दोस्तों इस गलत प्रोपेगेंडा से और प्रोपेगेट करने वाली दुनिया से दूर रहें, सच को पहचानें और अपने देश में उनको आगे बढ़ने के लिए अपना कुछ न कुछ अनुदान या अपना सहयोग जरूर दें। किसी भी रूप में दे सकते हैं आप, देश की ताकत किसी भी रूप में दे सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी सैनिक की मदद करके या किसी ईमानदार आदमी की मदद करके, या जो देश के लिए जान निछावर करते हैं उनकी मदद करके, या उनको हेल्प करके, या किसी भी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।